डीपीएसपी क्या है और आखिर इसे संविधान में क्यों डाला गया है और क्या डीपीएसपी फंडामेंटल राइट से ऊपर है। आज ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब और आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक एक एक करके हम सभी आर्टिकलों को डिफाइन करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरदेश चौहान और आप देख रहे हैं लोडोज। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर डीपीएसपी होता क्या है। दोस्तों, डीपीएसपी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब होता है ऐसे प्रिंसिपल जो स्टेट को लॉ बनाते समय ध्यान में रखने होते हैं, उन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। दूसरा सवाल आता है कि आखिर इन्हें संविधान में डाला क्यों गया है। डीपीएसपी को संविधान में डालने का मकसद स्टेट को जनता के वेलफेयर में कानून बनाने के लिए बाध्य करना होता है। यहाँ से हमारे मन में एक और सवाल आता है कि आखिर डीपीएसपी को अलग पार्ट में डालने की जरूरत क्या पड़ी, जबकि हम उन्हें फंडामेंटल राइट में डालकर कोर्ट के द्वारा उन्हें इन्फोर्सिबल करा सकते थे। यह बात कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मन में भी आई थी, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन्हें फंडामेंटल राइट में डाल देती तो ये इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट हो जाते, जबकि उस समय इंडिया के पास इतना फंड नहीं था, ना ही एक स्किल्ड यूथ था, जिसे देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने आने वाली गवर्नमेंट के हाथों में इसे सौंप दिया। अब बात करते हैं कि आखिर डीपीएसपी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। डीपीएसपी को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले सोशलिस्ट प्रिंसिपल, दूसरा गांधीयन प्रिंसिपल और तीसरा हमारे पास आता है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। सोशलिस्ट प्रिंसिपल में सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस की बात की गई है, जो कि जनता के वेलफेयर के लिए होता है। इसमें आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और आर्टिकल 47 आते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल की बात करें, गांधीयन प्रिंसिपल गांधीयन आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड हैं, जो कि 40, 43, 43B, 46, 47 और 48 में आते हैं। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल की बात करें तो यह लिबरल आइडियोलॉजी पर आधारित होते हैं, जो कि आर्टिकल 44, 48, 48A, 49, 50 और 51 में आते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास आर्टिकल 36, जिसमें स्टेट की डेफिनेशन को बताया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टेट की डेफिनेशन हूबहू वैसी ही होगी जो कि आर्टिकल 12 में लिखी गई है। 37 की बात करें, 37 में बताया गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं होंगे। 38 में वेलफेयर ऑफ द पीपल्स की बात की गई है, जो कि सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। साथ ही साथ जनता के राइट्स को सिक्योर और प्रोटेक्टिंग करने के लिए और उनकी इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए यह आर्टिकल कहता है। 39 बात करता है कि एक पुरुष और एक औरत को इतना लिवलीहुड प्रोवाइड कराया जाना चाहिए ताकि वो जिंदा रह सके या वो एक अच्छी लाइफ जी सके। 39A बात करता है इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड के बारे में, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि इकोनॉमिकल कंडीशन के कारण न्याय पाने के लिए उसके पास वकील को हायर करने के पैसे नहीं हैं, तो स्टेट उसे फ्री में लीगल एड प्रोवाइड कराएगी। आर्टिकल 40 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेलफेयर ऑफ ग्राम पंचायत, जिन्हें हम सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। आर्टिकल 41 बात करता है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के बारे में यह आर्टिकल बात करता है। ओल्ड एज, सिकनेस और डिसेबलमेंट को सिक्योर करने के बारे में यह आर्टिकल बात करता है। आर्टिकल 42 की बात करें तो ह्यूमन कंडीशन एंड मैटरनिटी लीव के बारे में आर्टिकल बात करता है, यानी कि स्टेट को एक ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी ताकि सिटीजन्स एक अच्छी लाइफ जीने की कोशिश कर सकें। आर्टिकल 43 बात करता है राइट टू लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, यानी कि स्टेट को कम से कम इतनी सैलरी तो वर्कर्स को प्रोवाइड करानी होगी ताकि वो अपनी लाइफ को आराम से जी सके, उनकी सभी जरूरतें आसानी से पूरी हो सके, जिसमें एजुकेशन और हेल्थ ये सभी को ध्यान में रखते हुए कहा गया है। साथ ही साथ इस आर्टिकल में रूरल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए भी कहा गया है। आर्टिकल 43B बात करता है कि स्टेट को कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देना है। आर्टिकल 44 बात करता है यूसीसी के बारे में, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर एक देश है तो वहां का कानून एक ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई अलग कानून यूज कर रहा है और कोई अलग कानून यूज कर रहा है। आर्टिकल 45 बात करता है एजुकेशन के बारे में, यानी कि स्टेट को 6 साल से नीचे वाले बच्चों को एक एजुकेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी, जो कि 97th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2011 में ऐड किया गया था। आर्टिकल 46 बात करता है कि वीकर सेक्शन, जो कि समाज में एक निचला स्थान रखते हैं, उनके वेलफेयर और उनके सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिकल ये सभी कंडीशन को देखते हुए स्टेट को उन्हें ऊपर लेके आना है। साथ ही साथ एसटी और एससी को सोशल इनजस्टिस से बचाना है और साथ ही साथ उन्हें सिक्योर करना है।
आर्टिकल 47 की बात करें, जो कि बात करता है एक न्यूट्रिशन को मेंटेन करने की, यानी कि स्टेट को जनता को इतनी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी ताकि वो एक हेल्दी लाइफ जी सके। साथ ही साथ बताया गया है कि ड्रग्स और इंटॉक्सिकेशन जो भी चीजें होती हैं उन्हें बैन लगाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। आर्टिकल 48 बात करता है ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। साथ ही साथ ये काउ स्लॉटर पर भी बैन लगाने की बात करता है। आर्टिकल 48A बात करता है कि फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ को मेंटेन करके गवर्नमेंट को रखना पड़ेगा। साथ ही साथ उनके प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट की बात भी इसमें बताई गई है। आर्टिकल 49 बात करता है मॉन्यूमेंट्स और ऐसे प्लेस जो कि हिस्टोरिकल मायने रखते हैं उन्हें गवर्नमेंट को एक तरीके से प्रिजर्व करना पड़ेगा और उनके बारे में बात करनी पड़ेगी ताकि उन्हें कोई डिस्ट्रॉय ना कर पाए और उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। आर्टिकल 50 बात करता है कि जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से एक सेपरेशन हो। ऐसा नहीं है कि जुडिशरी इंटरफेयर कर रही है एग्जीक्यूटिव में या एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर कर रही है जुडिशरी में। दोनों एक दूसरे से सेपरेट होने चाहिए और अपना अपना वर्क करना चाहिए। आर्टिकल 51 बात करता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड पीस, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो इंडिया का स्टैंडर्ड है उसे मेंटेन करके चलना है और उसे इम्प्रूव करना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी दुनिया से झगड़े करते फिर रहे हो।